हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है बहुत आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं बता दूं, मेरा क्लास 12 वाले बच्चों का बेटा केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर आपके चल रहे थे। और जिन बच्चों ने भी मेरा पिछला लेक्चर कवर किया होगा उसमें बेटा मैंने जीरो ऑर्डर को लेकर के मैंने सब कुछ बता दिया था कि जीरो ऑर्डर के लिए मेरे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था और उसका हाफ लाइफ टाइम इक्वेशन क्या था। और बेटा हम लोगों ने उसके जितने भी ग्राफ थे सब सीख लिए थे। आज हम लोगों को क्या करना है बेटा, आज हम लोगों को सारी बातें सीखनी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बोर्ड एग्जाम लेवल की बात करूं तो आपके सिलेबस में या तो जीरो ऑर्डर है या फिर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है। तो क्वेश्चन बेटा इन्हीं से ही पूछेगा, या तो आपका जीरो ऑर्डर से पूछेगा या तो बच्चा आपसे पूछेगा आपका क्या फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक, तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन का रेट एक कंसंट्रेशन के मतलब एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और इसके हम लोग बेटा एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। आज मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला डिराइव करना है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे को रेट कांस्टेंट के की इक्वेशन को डेरिवेशन करना है, उसका हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला देखना है और एक दो ग्राफ देखने हैं। ठीक है, तो मान लिया मैंने मेरे पास कोई केमिकल चेंज है बेटा, ए से बी मेरे पास केमिकल चेंज है जिसमें ए बच्चा रिएक्टेंट है और बेटा बी मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ए के कंसंट्रेशन की पावर 1 लग के लगेगा। मतलब अगर मैं इसका रेट ला लिखता हूँ तो माइनस का डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के और ए की पावर में 1 हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह पता होगा। ये बता रहा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, चूंकि मैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख रहा हूँ इस वजह से यहाँ बेटा माइनस लगेगा। ये जो के है, के बेटा रेट कांस्टेंट है, मगर इसको मैं बोलूँगा रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ए की पावर 1 बेटा क्या बता रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अब इसी को मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा। जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको तो इंटीग्रेशन जहाँ मैं करूँगा वो समझ में आ जाएगा। बायो वालों को अगर सीखा हो फिजिक्स वगैरह में तो देख लीजिएगा, अदरवाइज रिजल्ट आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करने को सॉल्व करने के लिए मैं ए को ए की तरफ ले आता हूँ, डी टी को मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक भाई, ए इधर लाओगे ना तो ए की साइड और डी टी उधर, तो ये मेरे पास बनेगा माइनस का 1 अपॉन ए कर लिया मैंने, ये मेरे पास डी ए हो गया इज इक्वल टू में के और डी टी हो गया। यहाँ तक पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दोनों साइड में क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस का 1 अपॉन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए। भाई के तो कांस्टेंट है, के ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा आपका 1 डी टी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आपको 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन नहीं पता तो बता दूं ये लॉग ए होता है, मगर ये जो लॉग होता है बेटा लॉग ई बेस का होता है, जिसे मैं ln लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बच्चा, ln। मतलब जो लॉग ई बेस का लॉग होता है उसमें बच्चा लिखता हूँ ln। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ln a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का ln a। ठीक, माइनस यहाँ नहीं होगा, इज इक्वल टू में k ऐसे रहेगा। बेटा अगर आपको 1 का नहीं पता तो जो ये वैल्यू होती वही, मतलब k का यहाँ t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन जो यहाँ लिखा होगा वही वैल्यू। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसा हम लोगों ने पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ा था। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपका बच्चा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है। अब मेरे को क्या करना होगा, इस आई की वैल्यू इस फॉर्मूले को मैं आगे तभी बढ़ा पाऊंगा बेटा जब मेरे को आई का फॉर्मूला पता होगा, मतलब आई की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैं क्या निकालूंगा, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन से निकालूंगा। कहाँ से निकालूंगा, फ्रॉम इनिशियल। देखो भाई हमें इनिशियल में सब कुछ पता होता है। देखो इनिशियल में क्या था, जब मेरे पास टाइम 0 होगा। ठीक है, जब मेरे पास टाइम क्या था, 0 था। ठीक है, तो उस समय भाई सीधी सी बात है जब आपके पास टाइम 0 था। ठीक है, अगर मैं टाइम यहाँ 0 कर लेता हूँ तो जो ए बराबर होगा वो बेटा ए नॉट के इक्वल होगा। ए नॉट बेटा कौन सा अमाउंट होता है, ए नॉट बेटा इनिशियल अमाउंट होता है जो मैंने यहाँ अभी लिख के नहीं दिखाया था, और जो ए होता है वो आफ्टर टाइम टी, मतलब कितना रिमेनिंग है वो आफ्टर टाइम टी होता है। ठीक है, मतलब ए नॉट इज द बेटा
इनिशियल कंसंट्रेशन जो शुरुआत में आप लेके चले होंगे और जो आपका ए है बेटा टी समय के बाद कितना बचेगा। अगर मैं समय जीरो कर रहा हूँ मतलब रिएक्शन भी बेटा स्टार्ट नहीं हुई है। अगर मैं समय जीरो कर रहा हूँ बच्चा तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय आपको ए के बदले में क्या लगाना पड़ेगा, ए नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब रिएक्शन चालू नहीं हुई है तो रिमेनिंग कितना होगा, जो जितना लेके चले तो वही रिमेनिंग होगा मेरे पास। तो ये दोनों वैल्यू बेटा मैं एक साथ पुटअप कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का ln, यहाँ हो जाएगा बच्चा ए नॉट इज इक्वल टू में k इंटू जीरो प्लस का i हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म तो जीरो हो गया, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी माइनस की ln ए नॉट। ये बात क्लियर है। अब ये जो i का मान आ गया है, मैंने i का मान क्यों निकाला बेटा, मैंने कोई यहाँ पुटअप करनी वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करूंगा। जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, माइनस का ln ए बराबर हो जाएगा kt हो जाएगा, और i के बदले लगाऊंगा माइनस का ln ए नॉट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा बेटा, i का मान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को उठा के इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये जब टर्म माइनस का इधर आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चा ln ए नॉट माइनस का ln ए बराबर में क्या हो जाएगा kt। आपने लॉग का इतना फॉर्मूला तो सीखा ही होगा कि लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर कहीं पर लिखा है बेटा कि लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा है तो उसे मैं लॉग ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। मतलब इसको लिख सकता हूँ बच्चा ln, ये हो गया ए नॉट अपॉन में हो गया ए, यहाँ तक बात क्लियर, बराबर में क्या हो गया kt। अगर मैं यहाँ से k का फॉर्मूला निकालूँ तो t बटे में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा ln ए नॉट अपॉन में ए। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ln होता है बेटा ये log e बेस का होता है, ठीक है। मगर हम लोग जितना log लगाएंगे, जैसे log 2 इस्तेमाल करना हुआ या log 3 इस्तेमाल करना हुआ, तो ये सारे log 10 बेस में होते हैं, ठीक है। तो बेटा log e बेस को, बेटा अगर log e बेस को आपको बदलना है log 10 बेस में, ठीक है, तो आप 2.303 का मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब अगर आपके पास कहीं पर log e बेस है, कहीं पर आपके पास log e बेस है और उसे आपको बदलना है log 10 बेस में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं बेटा, हमेशा 2.303 का आप मल्टीप्लाई कराते हैं। बात समझ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो k इज इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ 2.303। जैसे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा तो यहाँ मेरे को LOG लॉग लिखना पड़ेगा, लोग लिखना पड़ेगा ना। लॉग हो गया अपॉन में ए नॉट अपॉन ए। तो ये मेरे पास बच्चा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए फॉर्मूला आ गया बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, जहाँ के क्या है मेरे पास रेट कांस्टेंट, ए नॉट क्या है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, और ए क्या है आफ्टर टाइम टी कितना रिमेनिंग है, आफ्टर टाइम टी कितना रिमेनिंग है। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और log 10 बेस पर यहाँ स्मॉल ए करते हैं और यहाँ करते हैं a माइनस एक्स, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इस फॉर्मूले की बात करें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो स्मॉल ए है बेटा, यहाँ जो स्मॉल ए है बेटा वो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन है, और जो a माइनस एक्स है बेटा वो आपका क्या है टी समय के बाद कितना रिमेनिंग है। तो आप चाहे इस फॉर्म को इस्तेमाल करें चाहे इस फॉर्म को इस्तेमाल करें, बात एक ही है, ठीक है। तो इसे आप वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास कहीं पर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा तो उसका हम लोग हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला देख लेते हैं कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चा हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी बच्चे, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो को हाफ लाइफ टाइम को डिनोट किससे करते हैं बेटा, या तो t1/2 लिख लेते हैं या फिर t0.5, ठीक है। इसका मतलब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बेटा हाफ लाइफ टाइम किसे बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, जब बेटा कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, जब कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, मतलब 100 मोल मैंने लिए तो 50 मोल बचने में कितना समय लगेगा, उसे मैं बोलता हूँ हाफ लाइफ टाइम। या मैंने 200 मोल लिए तो बेटा 100 मोल बचने में कितना समय लगेगा, वो उसका हाफ लाइफ टाइम होगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए हमको मेन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेटा मेन फॉर्मूला मेरे पास के का क्या होता है, तो के इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी, लॉग लिख लिया
ऊपर मेरे पास ए नॉट था मेरे पास और नीचे मेरे पास ए था, या इस वाले टर्म का इस्तेमाल करो या दूसरे टर्म का, ठीक है। तो मैंने कहा था अगर आपको इस फॉर्मूले में हाफ लाइफ टाइम इंट्रोड्यूस करना है, अगर आपने इसके पहले मेरे पुराने लेक्चर्स केमिकल काइनेटिक्स के नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट ये लेक्चर आप मत देखिए, आप इसके जो पहले लेक्चर 1 2 3 4 पढ़ा है आप पहले उसको देख लीजिएगा। जब वो लेक्चर आप देख लेंगे तब उसके बाद इस लेक्चर को आप उठाइएगा। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। तो मेरे को अब इसमें लगाना है, तो जब मैं हाफ लाइफ टाइम लगाऊंगा तो मैं टी के बदले यहाँ लगाऊंगा टी हाफ। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जब आप हाफ लाइफ टाइम लगाते हैं तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है, जो रिमेनिंग होता है बेटा, वो इनिशियल का आधा हो जाता है, ठीक है। जिस समय आप हाफ लाइफ टाइम लगाएंगे तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल का आधा, मतलब आपको ए की जो वैल्यू है वो इनिशियल की आधी, मतलब ए नॉट बाई 2 करना पड़ेगा। जिस समय आप टी के बदले टी हाफ लगाएंगे ना, उस समय आप ए के बदले लगाएंगे ए नॉट बाई 2। बात समझ गए। तो दोनों वैल्यू मैं एक साथ पुटअप कर दूंगा, तो k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी के बदले बेटा आप टी 1/2 हो जाएगा, और log 10 बेस पर ऊपर तो बेटा ए नॉट रहेगा, नीचे हो जाएगा ए नॉट बाई 2। तो देखो ए नॉट कट गया और log 2 बेटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो 2 है वो ऊपर जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में हो गया टी हाफ और log 2 की वैल्यू, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान कर लेनी चाहिए फिलहाल। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में हो गया टी हाफ, ये होता है 0.3010, ये बच्चा log 2 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो k इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.693 ये वैल्यू आती है, आप करके देख लीजिए, अपॉन टी हाफ। तो ये मेरे पास टी हाफ की इक्वेशन आ गई। अगर आप टी हाफ लिखना चाहते हैं, तो 0.693 अपॉन में k कर लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला बच्चा है मेरे पास वो किस ऑर्डर के लिए है बेटा, ये है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये फॉर्मूला बच्चा किस ऑर्डर के लिए बेटा, मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, जो मेरे पास मेन फॉर्मूला था के का मैंने वो भी बता दिया, और जो मेरे पास हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला था वो भी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रूफ करिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम की जो वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, तो देखिए इस हाफ लाइफ टाइम के फार्मूले में कहीं पर भी ए नॉट नहीं आ रहा है। जिन बच्चों ने ठीक से जीरो ऑर्डर वाला पढ़ा होगा, तो उनके हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले, मतलब जीरो ऑर्डर वाले फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। केवल फर्स्ट ऑर्डर का ऐसा फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ टाइम का कि उसके फॉर्मूले में बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पर भी नहीं आता है, बल्कि सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले में आता है, थर्ड वाले के में आता है, जीरो वाले में आता है, केवल फर्स्ट ऑर्डर वाले में नहीं आता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर मेरे पास कहीं पर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला दिया है, किसका फॉर्मूला दिया है बच्चा, अगर कहीं पर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला दिया है तो उसके हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो भी ग्राफ पॉसिबल हैं, जो आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए पूछ सकता है, उन एग्जाम्स को हम उन एग्जाम्स को नहीं डिस्कस करेंगे, उन ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो एक ग्राफ मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉग का कंसंट्रेशन, मतलब लॉग ए और बच्चा टाइम के बीच पूछा जाता है। एक ग्राफ बहुत फेमस है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में लॉग आ रहा है, तो लॉग ए और टाइम के बीच होता है। तो देखो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा, मैं अपना पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था मेरे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और ये मेरे पास लॉग था, ऊपर ए नॉट था, अपॉन में ए था। इससे मैं क्या करूंगा, एक बेटा लाइन की इक्वेशन बन जाती है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा बेटा। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये बेटा मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सॉल्व करके मैं लाइन की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जरा टी उधर ले जाओ, ये बटे में ले आओ, तो टी इधर गया तो ये हो गया
के टी अपॉन में 2.303 इजिकल टू में ये हो गया लॉग ए नॉट अपॉन में हो गया ए। ठीक है, इसको लॉग ए अपॉन बी जरा कर लो, तो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है बच्चा, लॉग ए माइनस लॉग बी। देखो जरा क्या बन जाएगा, लॉग ए नॉट और माइनस का लॉग ए बन गया। बताओ सही है। आप देख सकते हैं कि मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट करी होगी तो उसका इनिशियल फिक्स रखा होगा। ए तो बेटा वेरिएबल होता है और टाइम भी बेटा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जरा इसको इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू, ये टर्म इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का के अपॉन 2.303 टी को यहाँ लिख लो थोड़ा सा, और प्लस का लॉग ए नॉट। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो y मेरे पास ये लॉग ए वेरिएबल है, एम एक्स में m तो कांस्टेंट है, स्लोप क्या है, ये जो आगे की वैल्यू लिखी t के आगे, टाइम में तो वेरिएबल होता है, तो ये स्लोप हो गया जो कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल और ये मेरे पास इंटरसेप्ट है लॉग ए नॉट। तो ये जो ग्राफ होगा बेटा y और x के बीच ड्रा होता है, तो ये ग्राफ y और x, तो इधर बेटा y लिखा जाता है, इधर बेटा y, इधर लिखा जाता है x। तो देखो y के बदले आपका आएगा log a आएगा, log a, और बेटा x के बदले टाइम आएगा। तो ये ग्राफ आपका इधर टाइम बढ़ रहा है उधर log है, तो ये ग्राफ इस तरह से ड्रा होगा। बात समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, आपको देखिए स्लोप आपका माइनस में आ रहा है। देखो कुछ ग्राफ ऐसे ऊपर से बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नीचे आते हैं। जो ऊपर जा रहे होते हैं उनका बेटा स्लोप जो होता है वो प्लस में होता है, और जो नीचे आ रहे होते हैं उनका स्लोप कैसा होता है, माइनस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ होगा। बात समझे। इसका ये जो वैल्यू होगी ये इंटरसेप्ट होगी। ये क्या होगी बेटा, इंटरसेप्ट। उसकी वैल्यू क्या है, लॉग ए नॉट। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, लॉग ए नॉट। ठीक है, और ये जो स्लोप आ गया, ये जो स्लोप आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास स्लोप आ गया मेरे पास माइनस का के अपॉन 2.303। तो आपसे ये ग्राफ पूछ सकता है कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग ए और टी के बीच आपका क्या ग्राफ होगा। बात समझ रहे हैं, पूछ सकता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि लॉग ए और टाइम के बीच आपका क्या ग्राफ बनने वाला है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं, बना लीजिए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके। ठीक भाई साहब, बन गया। अब एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन बेटा इनिशियल से होता है, मगर बस जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसका बेटा हाफ लाइफ टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग ड्रा करने वाले हैं हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल, तो अभी मैंने आपको हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन करके दिखाया था। तो फॉर्मूला आया था k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए नॉट को बदलूं तो उसके हाफ लाइफ टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन 100 मोल के साथ स्टार्ट करी, उसका हाफ लाइफ टाइम था 5 मिनट। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, वही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाली 200 मोल के साथ स्टार्ट करी। बेटा 200 मोल ले लो, चाहे स्टार्ट में, चाहे 400 मोल ले लो, चाहे 1000 मोल ले लो, अगर वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसका हाफ लाइफ टाइम वही 5 मिनट रहेगा जो लेके चले थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ तो मैंने टी हाफ लाइफ टाइम कर दिया, नहीं यहाँ पर मेरे पास हाँ टी हाफ लाइफ टाइम हो गया और यहाँ मेरे पास ए नॉट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ए नॉट नहीं आ रहा, तो ए नॉट देखो लगातार बढ़ा रहे हैं। आप देखिए ए नॉट लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मगर हाफ लाइफ टाइम में बेटा कोई भी चेंज नहीं आ रहा। आप ध्यान से देखिए, आप ए नॉट बढ़ा रहे हैं मगर हाफ लाइफ टाइम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे ये दो ग्राफ बहुत पूछता है। एक लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ है और दूसरा आपका ए नॉट और टी हाफ का ग्राफ है। ठीक है, आप ए नॉट बढ़ाते जाएंगे,
टी आप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर यही जीरो ऑर्डर के लिए था तो आप ध्यान करिए ऑरिजिन से ऊपर जा रहा था, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो आपकी ए नॉट की जो वैल्यू है उससे टी हाफ में चेंज होता था। तो ये आपका आज का जो सेगमेंट था, मैंने छोटा लेक्चर लिया आज, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पे क्या होगा, मैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा और उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होगा कोलिजन थ्योरी का। तो कोई भी बच्चा लेक्चर मिस ना करे। केमिकल काइनेटिक्स भी भैया कंप्लीट होने वाली है। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करे हैं उनके क्लास 12th का भाई पूरा सिलेबस कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। और इसके बाद अभी नया अनाउंसमेंट आने वाला है जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए। मैं 30 क्वेश्चंस का बूस्टर प्लान लेके आने वाला हूँ। 30 टॉपिक्स का मेरे पास एक प्लान होगा कि हर टॉपिक के, जैसे ऑर्गेनिक के 30 टॉपिक्स जो सुपर हिट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब भी आपका लगेगा। मगर अभी से लगना चालू हो जाएगा, तो जो बच्चे देखना चाहें, जिनको इंटरेस्ट हो, वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।